प्रश्नावली 11.3 का 10वां सवाल। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर लगा हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया क्या होगी। मान के चलिए ये एक खंबा, जिस बल्ब लगे खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने 3.6 मीटर, ये हो गया खंबा। यहां पर कोई भी एक बल्ब लग रहा है। इस बल्ब लगे खंबे से एक लड़की दूर जा रही है और उसकी चाल कितनी है, यानी कि खंबा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई 3.6 मीटर। अब उसने कहा है कि भाई एक लड़की है, उस लड़की की ऊंचाई कितनी है, यानी कि लड़की की ऊंचाई कहें या फिर लंबाई, उसने दे रखा 90 सेंटीमीटर वाली लड़की, 90 सेंटीमीटर, या फिर इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, वो हो जाएगा 0.9 मीटर। एक लड़की है और मान के चलिए कि 4 सेकंड चलने के बाद वो यहाँ पहुँच जाती है इस जगह पर। ये हो गई लड़की जिसकी 9.9 मीटर ऊंचाई है, या फिर कहें 90 सेंटीमीटर लड़की की ऊंचाई दे दी। अब इस आधार से इसके से बल्ब लगे से वो 4 सेकंड चलती है भाई, और चाल क्या है उसकी, चाल दे रखी 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लेती है वो, यानी 4 सेकंड। तो 4 सेकंड यहाँ से चलने के बाद 4 सेकंड चल दी, 4 सेकंड चलने के बाद अब कहा है कि यहाँ खड़ी है, तो अब बताओ कि उसकी छाया कितनी पड़ेगी, कहाँ से, इस बल्ब से तो पड़ रही है ऐसे, तो कितनी चली वो 4 सेकंड, यानी कुल दूरी तय की जो चल चुकी है कितनी, 4 × 1.2, क्योंकि समय इंटू 4 या फिर 4 × समय 12 चौक 48, 4.8 मीटर। इस पाद बिंदु से 4.8 मीटर यहाँ तक चल चुकी है। 4 सेकंड के बाद बतानी है कि अब कितनी छाया है उसकी। इसका नाम रख देता हूँ A, B, C, D और E, नाम रख दिया सबका भाई। यहाँ तक तो वो चल ली, लेकिन अब ये बतानी है DC की, अब इस लड़की की लंबाई यानी छाया की लंबाई कितनी पड़ेगी भाई। तो ठीक है, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, A, B और C, पूरा बड़ा त्रिभुज और ये छोटा E, D और C। त्रिभुज A, B, C व त्रिभुज E, D और C दोनों में यहाँ देखते हुए देखो खंबा हो या फिर कोई मनुष्य हो, वो सीधा कितने डिग्री पर खड़ा होता है, 90 डिग्री पर खड़ा होता है। तो कोण B और कोण D, इन दोनों में कितने कितने डिग्री हो जाएंगे, इसमें तो हो जाएगा कोण B और उसमें हो जाएगा कोण D, ये दोनों कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। इस बड़े वाले त्रिभुज में देखें कोण नंबर C और छोटे में भी देखें C दोनों में ही आ रहा है, तो इसका मतलब कॉमन, कोण C बराबर C उभयनिष्ठ। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में, एक बड़े वाला त्रिभुज एक छोटे, दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर, तो दोनों कौन सा हो जाए, कोण समरूपता हो जाएगी, यानी कि ए नियम द्वारा, नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ED और C के। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं भी कैसी आएंगी, समानुपाती आएंगी, क्योंकि हम ये 11.6 में पढ़े हैं, 11.7 में, 11.8 में। तो जब त्रिभुज समरूप तो इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। इसलिए देखिए बड़े त्रिभुज की AB, तो उस छोटे की कौन सी आएगी, ED, क्योंकि 90 डिग्री वाली वही भुजा है। अच्छा, और अब हमको दे रखी है एक BC, बटे में वो कौन सी रह जाएगी इसकी, DC, ये तो आ रही दोनों की DC। मान के चलिए ये मान लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक मान ली X मीटर, इसकी छाया मान ली, माना छाया की लंबाई कितनी है, X मीटर मान लेते हैं भाई। अब AB का मान कितना दिया हुआ, 3.6।
ईडी का 0.9 बराबर BC। अब B से लेकर C तक देखो 4.8 प्लस यहां तक है तो आगे कितनी मांगी हमने x बटे में DC का मतलब कितना केवल x। वज्र गुणा कर देते हैं भाई। देखो पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 नाम 36 या 9 चौके 36, 4 बार दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का और x गुणा करेंगे 4x। यहाँ 4.8 प्लस x का पक्षांतरण कर लिया कितना आ जाएगा 4x, इधर आ गया तो -4.8, 4 में से 1 गया तो 3x, बचे कितने 4.8, x बराबर 4.8, 3 चला जाएगा नीचे। थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा देते हैं, कितनी बार कटेगा 16 तिया 48, 1 के बाद पॉइंट है तो 1.6 क्या चल रहा था मीटर। अतः छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर। सवाल नंबर 11, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई जो कितनी है 8 मीटर। एक 12 मीटर ऊंचा एक खंभा, उसकी लंबाई कितनी है छाया की 8 मीटर। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक ही समय है दोनों का, तो देखते हैं। ये मान के चलिए हमारे पास में शुरुआत में दे रखा हमें खंबा और इसकी ऊंचाई कितनी दे दी उसने 12 मीटर। नाम रख दिया इसका A, B और C। इसकी छाया की लंबाई जो कहा है उसने कितनी कहा है 8 मीटर, ठीक है। और इसी समय यानी समय एक ही कह दिया उसने। अब एक कोई भी मीनार है, एक मीनार की छाया की लंबाई इसी समय 56 मीटर, P, Q और R इसी समय क्या 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए मीनार और हमने मान ली इसकी H मीटर मान लेते हैं इसकी ऊंचाई, ठीक है। अब देखते हैं दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज A, B और C व त्रिभुज P, Q, R में एक चीज ध्यान रखना, यदि आप अच्छे से चित्र बनाओगे तो तुम्हें काफ़ी लाइनें बचाने को मिल जाएंगी, नहीं लिखनी नहीं पड़ेंगी। वो इसी में समझ जाएगा कि खंबा ये माना है, मीनार ये मानी है। अगर नहीं बनाओगे तो आपको जिसमें पहले सवाल तरह सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो ABC, PQR दोनों त्रिभुजों में देखते हैं भाई। देखिए ये तो खंबा है और ये मीनार है। कभी भी कोई मीनार की दीवार 90 डिग्री पर होती है या फिर कम ज़्यादा पर होती है, झुकी हुई होती है, क्योंकि दीवार तो हमेशा 90 डिग्री पर होगी। और यहाँ पर कोई भी खंबा खड़ा हुआ है तो वो भी 90 डिग्री पर है। इसमें कोण B, उसमें कोण Q, कितने डिग्री का हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q, ये दोनों कितने डिग्री हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। एक चीज और, यदि एक ही समय हो तो उनके जो उन्नतांश कोण बनेंगे सूर्य के वो कितने बनेंगे, हमेशा समान बनते हैं। कैसे कि मान के चलिए ये हमारे पास में कोई छोटी सी बिल्डिंग है तो इसका हम देखेंगे और यहीं पर अगर हमको इतनी बड़ी दे दी जाए तो जो सूर्य का उन्नतांश कोण होगा ना, ये कोण दोनों के दोनों एक ही अक्ष पर झुके होंगे और ये दोनों कोण कैसे होंगे, समान हो जाएंगे। तो कोण C और कोण R, कोण C बराबर कोण R यहाँ लिख सकते हैं एक ही समय में बने उन्नतांश कोण, उन्नयन कोण जिसे बोला जाता है। दोनों बराबर है। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है, तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाता है। इसलिए कोण नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तो यहां देखते हैं भाई, देखिए भुजा AB इसमें 90 डिग्री वाली है तो ये भी 90 डिग्री वाली है, यानी कि PQ। दूसरी ये भुजा BC तो ये कौन सी हो जाएगी, QR। इनका मान रख देते हैं इसमें से। AB बराबर कितना दिया 12, PQ बराबर हमने मान लिया H, BC बराबर कितना दिया गया उसमें 8 और QR बराबर कितना दिया गया
56। जो करते हैं इनको काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 सत्तू 56। वज्र गुणा करते हैं h का करते हैं 1 से, h एकम h, 12 7 84। तो h क्या माना तुमने, मीनार की ऊंचाई। आता है मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 84 मीटर। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा बीडी पर लंब डालने पर, पहले त्रिभुज बना लेते हैं एक। त्रिभुज ए बी और सी, इसकी सम्मुख भुजा डी पर, यानी कि कोण ए, इसमें दिया गया कि ए से, शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा बीडी पर लंब डालने पर, इस पे क्या डाल दिया, अब हमने लंब डाल दिया। इसका मतलब ये कोण और ये कोण, एक और दो कोण कितने कितने डिग्री का डाल दिया, 90 डिग्री लंब कह दिया उसने। अब कहा है कि ए डी स्क्वायर, ये जो प्राप्त होता है हमें, यानी कि हमें क्या लिख सकते हैं, दिया गया हमें ए डी, ये लंब है किस पर, बी सी पर। दूसरी बात हमें प्राप्त क्या हो रहा है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी, ये प्राप्त होता है भाई। उसके बाद में उसने कहा तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी, कंप्लीट त्रिभुज ए बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या चाहिए हमें, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। सिद्ध करने में कहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि समकोण होना चाहिए। समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। उत्पत्ति में हम देखते हैं भाई, हमें जो चीज दे रखी है वही प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि क्या दे रखा है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। अगर मैं इसको और खोल के रखूं तो ए डी इंटू ए डी कर देंगे हम इसको, बराबर बी डी इंटू डी सी। अब एक को तो इसके नीचे ले आते हैं, देखिए ए डी चाहे डी सी को ले आओ बी डी को ले आओ, एक ही बात है, डी सी बराबर ऊपर बचेगा, सॉरी यहाँ है बी डी, क्योंकि ए डी सी तो आया यहाँ पे। अब बी डी बच गया तो बी डी के नीचे इनमें से एक जाएगा, ए डी, और समीकरण नंबर रख दिया हमने यहाँ पर 1। अब दोनों त्रिभुजों में लेते हैं, त्रिभुज ए बी और डी, सी ए और डी, दोनों के दोनों में लेते हैं भाई। त्रिभुज ए बी और डी व त्रिभुज सी ए और डी में दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं भाई, कोशिश करते हैं दोनों त्रिभुज कैसे हो जाए, समरूप हो जाना चाहिए। कैसे होंगे समरूप दोनों में, देखिए इधर वाले त्रिभुज में मैं दोनों त्रिभुजों को थोड़ा अलग बना रहा हूँ, ये काट करके, ये दोनों की कॉमन भुजा आई है, तो यहाँ तो इन दोनों का नाम ए और यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। केवल ये भुजा जिस तरह से दीवार खींच दी जाती है इधर उधर कर दे, दोनों एक ही है, कॉमन है दोनों में। अब देखते हैं इधर वाले त्रिभुज में कोण 1 और यहाँ कोण 2, दोनों कैसे हो जाएंगे, कोण 1 बराबर कोण 2, ये कितने डिग्री के, 90, क्योंकि उसने पहले कह रखा है कि भाई ए डी लंब डालती है बी सी पर, ठीक है। यहाँ में क्या कर सकते हैं, दिया गया, ये दिया गया। अब इससे पहले जो समीकरण था इसमें कह रहा कि ए डी बटे डी सी बराबर बी डी बटे ए डी, समीकरण 1 से। ये भी क्या कर रखा था, हमको दे रखा था भाई। अब यही बात समझने वाली है, इसमें एक कोण बराबर आ गया। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज की तो ए डी भुजा, दूसरे वाले की कौन सी होनी चाहिए, डी सी, यानी कि इस त्रिभुज की ए डी भुजा और इस त्रिभुज की डी सी भुजा, ये दोनों कैसी हैं, समान अनुपाती हैं भाई। अब अगले में कह रहा है बी डी बटे ए डी, तो इसकी बी डी और इसकी ए डी, ये दोनों कैसी हैं, आपस में समान अनुपाती। वो पहले ही दे रखा है उसने, जब दो भुजा और उनके मध्य में बनने वाले कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी ए डी के, दोनों ही त्रिभुज समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो कोण कैसे हो जाएंगे, इनके समान, भुजाएं तो संगत अनुपाती होंगी। अब देखिए यहाँ कोण नंबर डाल देता हूं मैं 5 और यहाँ डाल दिया मैंने 6 और यहाँ
3 और यहाँ 4, यहाँ में इसी में भी ऐसे ही डालूंगा भाई 6, ये डाल दिए। तो अब पहले में हमारी एडी भुजा थी, तो एडी भुजा का सम्मुख कौन सा कोण हो गया, 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन सी भुजा थी दूसरी वाली, हम एक डंडा, तो इसकी ये, तो इसके सामने कौन सा कोण हो जाएगा, ये कोण नंबर 4 और यहाँ 3। तो इसका तो कौन सा 5 और इसका कौन सा 4, तो यानी कि कोण नंबर, ये कह दूं मैं कोण नंबर 4, ये कोण किसके बराबर था, दूसरे वाले में कोण 5 के बराबर था भाई। क्यों, क्योंकि एडी भुजा के सम्मुख कोण 5, इसके जो समानुपाती थी वो कौन सी थी, डीसी, तो डीसी के सम्मुख कौन सा 4, तो 4 और 5 बराबर। इसी प्रकार कोण 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दूसरे में क्या रखा, बीडी बटे एडी, तो बीडी के सम्मुख कौन सी है 3, और इसके समानुपाती कौन सी थी एडी, तो एडी के सम्मुख कौन सा 6, तो कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 6। ये दोनों किससे हुए, बाई CPST, समरूपता के नियम द्वारा। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं हम, जोड़ने पर दोनों कोण जोड़ देते हैं भाई। कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6, दोनों कोण जोड़ दिए। अब देखते हैं कोण 4 और 3, कोण 4 और 3 इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा भाई, कोण A बनता है। कोण A बराबर कोण 5, कोण 5 का मतलब कोण B, प्लस कोण 6 का मतलब कोण C। दोनों तरफ कोण A जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। यहाँ कोण A है तो इसकी तरफ भी जोड़ दिया, एक बार कोण A प्लस कोण A बराबर कोण BC दे रखा है, इसमें भी जोड़ दिया कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब देखिए कोण 2 ये दे रखा है, कोण A कितनी बार, 2 बार कोण A बराबर A B और C। अगर त्रिभुज ABC में देखा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोण योग कितना होता है 180, तो इनका योग कितना हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, ये लिख दिया भाई। अब कोण A बराबर 180 बटे में गया 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो कोण A बराबर 90। जब त्रिभुज ABC में एक कोण 90 डिग्री का आ गया तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और इति सिद्धम। सवाल नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्रमशः बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज, अब इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, ये मिला दिए मध्य बिंदु A B C, इसके नाम D E और F रख दिए, इन सब के नाम। तो अब उसने पूछा है कि इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने चारों त्रिभुज 1 2 3 और 4, ये चारों त्रिभुज अपने कंप्लीट त्रिभुज ABC के समरूप होते हैं या नहीं होते हैं। हमें दिया गया त्रिभुज ABC में AB BC और एवं AC के मध्य बिंदु क्रमशः D E और F हैं। तीनों के तीनों दे रखे हैं भाई। AB का मध्य बिंदु कौन सा दिया गया है, इसमें हम नाम लिखा है D E और A क्या दे देते हैं, इसका नाम F। इस तरह से AB का मध्य बिंदु कौन सा दिया D, इसका E, और यहाँ पर ले लिया AC का F।
अब सिद्ध करना है कि जो मूल त्रिभुज है इसका, कौन सा मूल त्रिभुज, एबीसी त्रिभुज एबीसी, ये समरूप है किसके, अपने बनने वाले चारों त्रिभुजों के में से। त्रिभुज का नाम लिख देते हैं भाई, त्रिभुज एडीएफ समरूप होगा त्रिभुज डीबीई, समरूप होगा त्रिभुज डीएफई, और ये भी समरूप होगा त्रिभुज एफई और सी, त्रिभुज एफई और सी। ये नहीं कि ये सभी त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप होंगे भाई। ये चारों त्रिभुज 1 2 3 4 ये अपने मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप होने चाहिए। उपपत्ति देखिए, उसने कहा है कि डी ए बी का क्या दे रखा है, मध्य बिंदु, एफ भी क्या दे रखा है, ए सी का मध्य बिंदु। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को बुलाया जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। तो इसमें दे रखा है डी ए बी का मध्य बिंदु है, दूसरा एफ ए सी का मध्य बिंदु है। दोनों के दोनों डी और एफ दोनों मध्य बिंदु, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये डी एफ रेखा बी सी के समांतर एवं आधी होती है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में डी एफ समांतर होगी किसके, बी सी के। ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी और डी एफ बराबर आधी भी होगी किसके, बी सी की हो जाएगी। जो डी एफ रेखा वो आधी भी हो जाएगी और समांतर भी हो जाएगी किसके, बी सी रेखा के। ये किससे भाई, दोनों मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से दोनों। अब देखें डी एफ समांतर भी होगी और डी एफ आधी है किसके, डी एफ आधी है किसके, बी सी के। तो बी सी यानी कि डी एफ बराबर हम कर दें बीई हो जाएगा क्या, क्योंकि बी सी बराबर बीई और ई सी दोनों भाग कैसे हैं, बराबर हैं, बीई प्लस ई और सी, क्योंकि ई बी सी का मध्य बिंदु है। ये तो दे रखा भाई, ई जब मध्य बिंदु है तो दोनों भागों को बराबर भागों में बांटेगा। ये दोनों बराबर भाग हैं, आधे आधे हो गए। ये भुजा इस भुजा की क्या आधी है, तो आधी ये भी बराबर हो जाएगा और आधा ये हिस्सा भी इसका बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर हो गए। हमारे दो से देखें मैं, देखो यदि कोई सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर हो तो वो चतुर्भुज कैसा बन जाता है, समांतर बन जाता है। इसलिए चतुर्भुज डी बी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की कौन कौन सी विशेषता होती हैं, एक तो होती है कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं भाई, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, दोनों के दोनों बराबर होते हैं भाई, ठीक है। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम देखते हैं भाई, कौन सा वाला, डी ई सी और एफ। इसमें देखो ये रेखा पहली समांतर कर ली हमने, तो ये डी एफ इसके भी क्या हो जाएगी, समांतर और बराबर हो जाएगी। जब ये दोनों भुजाएं समांतर और बराबर हैं तो डी ई सी एफ ये क्या बन गए, एक समांतर चतुर्भुज। जब समांतर चतुर्भुज है तो कोण, इनके सम्मुख जो कोण है कहाँ, वो कैसे हो जाते हैं, आपस में समान हो जाएंगे भाई। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज डी ई सी एफ में कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 और समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं इसको, कोण नंबर ये दोनों कर लेंगे। अब देखें भाई यहां त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज नीचे ले लेता हूं थोड़ा, त्रिभुज डी बी ई, डी बी और ई ये बराबर हो जाएगा किसके, ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा डी ई एफ, डी ई एफ। ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे
क्यों होंगे मैं बताऊंगा अभी। ये दोनों बराबर, तो ये और ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। वो किस लिए बराबर होंगे, यानी कि एफ ई और सी, त्रिभुज एफ ई और सी, ये दोनों बराबर। देखो ये इसके बराबर और यही त्रिभुज अब इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज इसके भी बराबर होगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों एफ मध्य बिंदु है और ई मध्य बिंदु है, तो ये भुजा इसके समांतर में आधी हो जाएगी। तो मध्य बिंदु डी काट रहा है इसका, तो ये भुजा इसके समांतर भी और आधी भी है। जब समांतर और ये बराबर आ रही है इसके, तो ये ए डी ई एफ क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो ए डी एफ, त्रिभुज ए डी एफ, ये सभी की सभी बराबर हो जाएंगे। इसका कारण यह है क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होंगे तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर भागों में बांटे ये दोनों, इसलिए ये दोनों भी। तो ये चारों तो आपस में कैसे हो गए, बराबर। अब करने क्या है कि तुम्हें इनमें से एक त्रिभुज इस कंप्लीट के समरूप करना है। और जब एक कर देंगे तो क्योंकि एक तो इन चारों के बराबर है, तो चारों भी उसके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और यहां समीकरण नंबर डालते हैं हम 3, ये डाल दिया। त्रिभुज कंप्लीट ले लेते हुए ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई और एफ, त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं कंप्लीट ए बी और सी। देखिए इसका कोण नंबर 1, तो छोटे में कौन सा आ रहा है, कोण नंबर 2। अभी हमने समीकरण सिद्ध किया ना, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, समीकरण 1 से। दूसरा वाला त्रिभुज बड़े में देखते हैं भाई, कोण नंबर 3, छोटे में 4, 3 और 4 दोनों दोनों कैसे आ रहे हैं आपस में, बराबर। यहां समीकरण नंबर 2 से जब दोनों की दोनों कोण बराबर हैं, भाई किसी त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है, तो कोण कोण नियम से त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाते हैं दोनों दोनों। इसलिए ए नियम से कौन सा वाला, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के। ये वाला त्रिभुज, पूरा त्रिभुज इसके क्या हो गया, समरूप होगा। और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों के बराबर है। इसलिए समीकरण नंबर यहां पर 4, समीकरण 3 व 4 से, वे देखो इससे और इससे ये तो सभी बराबर है, बराबर है, सर्वांग सम भी और समरूप भी है। अब सर्वांग सम और समरूप हैं, तो एक त्रिभुज ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो गया, तो ये सब बराबर है, बराबर का ही तो मान है, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे इसके समरूप। समीकरण से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज एफ ई सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी और एफ समरूप होगा कौन सा रह गया, डी बी ई, त्रिभुज डी बी और ई, और इति सिद्धम। सवाल नंबर 14 है, आकृति में दर्शाए अनुसार ए बी लंब है किस पर, बी सी पर। ए बी लंब हो गया बी सी पर, डी सी लंब है, डी सी लंब है किस पर, बी सी पर, और एक दिया गया है डी ई लंब है किस पर, ए सी पर। तीनों लंब दिए गए हैं, तो अब बताना है तुम्हें कि सी ई डी समरूप होगा ए बी सी के। तो हमें दिया गया तीनों लंब दे रखे हैं, यानी कि जो ए बी भुजा है वह बी सी पर लंब है, और जो डी सी भुजा है वो भी किस पर लंब है, बी सी पर। एक ही भुजा पर दोनों लंब हैं बी सी पर। उसके बाद में डी ई जो लंब है, ये वाला डी ई लंब है किस पर, ए सी पर। अब सिद्ध करना है, त्रिभुज सी ई डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी और सी के। उत्पत्ति हम देखते हैं भाई, दोनों के दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कोण बी और कोण सी कितने डिग्री का हो जाएगा,
कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमको पहले क्या किया गया है, दिया गया भाई, दिया गया। कैसे दिया गया है, ए बी लंब है किस पर, बी सी पर, तो 90 डिग्री हो गया। डी सी लंब है किस पर, बी सी पर, तो 90 डिग्री। एक ही भुजा पर दोनों के दोनों लंबे हैं, तो ये कैसे हो गए 90। तो अब हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है किसके, डी सी के। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि बी सी पर ए बी एवं डी सी लंब हैं, और जब हमारे पास कोई भी एक भुजा है, ये वाली भुजा, इस पर हम दोनों ओर से 90-90 डिग्री का कोण बनाए थे, अंतर कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाएगा तब दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, वो समांतर। तो इसलिए ए बी समांतर किसके हो जाएगी, डी सी के समांतर हो जाती है। अब जब डी सी के समांतर है, ये रेखा इस तरह ही तो है, ये खिंची हुई है, तो इसका कोण नंबर 1 और ये ऊपर वाला कोण नंबर 2, यानी कि कोण नंबर 1 और कोण नंबर ये ऊपर वाला 2, दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे, हो जाएंगे। अब त्रिभुज इसको ले लेते हैं पहले, CED जो उसमें नाम दिया गया है, CED व त्रिभुज AB और C दोनों में देखते हैं भाई। इसमें देखेंगे 1 और उसमें देखेंगे कोण नंबर 2, दोनों बराबर हैं, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 1। क्यों, ये दोनों कैसे हो गए, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण इसका मतलब ए बी समांतर है, ए बी समांतर किसके, डी सी के। ये इसलिए दोनों कोण बराबर हुए, कोण नंबर 2 उसमें और 1 इसमें। अब पूरा कोण सी, ये कोण पूरा सी, और उसमें पूरा कोण कौन सा, बी, दोनों 90 डिग्री है, उसमें पहले कह दिया भाई, कोण सी बराबर कोण बी, यानी कि दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। जब दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, दो कोण बराबर हो गए, दो उसके दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे अब आपस में समरूप, ए नियम से त्रिभुज CED समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ABC के। यही चीज हमें केवल और केवल सिद्ध करनी है। सवाल नंबर 15 और इस प्रश्नावली के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवालों में से एक। त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे जैसे ये कह रहा उसी हिसाब से। त्रिभुज इसने कह दिया A, B और C की भुजा BC के मध्य बिंदु D है। इसका मध्य बिंदु ले लिया कौन सा उसने, D है। यदि AD का समद्विभाजन भाजन करती हुई, इस AD का समद्विभाजन भाजन करती हुई एक रेखा B से इस प्रकार खींची जाए कि वह AD को E पर तथा AC को X पर काटे, तो सिद्ध कीजिए EX बटे BE 1/3 है। दिया गया हमें त्रिभुज A, B और C में D BC का मध्य बिंदु, और दूसरी बात एक और दे रखी है कि E AD का समद्विभाजन करती है, यानी कि AE और ED, AE बराबर ED, ये दोनों भी भुजाएं कैसी आपस में काटेंगी तो बराबर हो जाएंगी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमें यह है EX बटे BE बराबर 1/3, ये सिद्ध करना है। रचना और कर लेते हैं कि छोटी सी इसमें रचना। जो हमारे पास BX भुजा दी गई, ये वाली भुजा दी गई BX, इसी के समानांतर एक भुजा खींच लेते हैं हम DF। BX के समांतर हमने कौन सी खींच ली, इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा खींच ली। ये दोनों हमने कैसी कर दी, अब समांतर कर देती। उत्पत्ति में हम देखें त्रिभुज ADF में देखते हैं भाई, त्रिभुज AD और F, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे तब EAD का क्या है, मध्य बिंदु उसने कह रखा है पहले ही, EAD का मध्य बिंदु, ठीक है भाई, ये मध्य बिंदु है। अब
बी एक्स या फिर कहें ई एक्स के समांतर ही कौन सी है, डी एफ है, यानी कि ई एक्स के समांतर ही डी एफ है, क्योंकि ई एक्स इस बी एक्स का ये को भाग है। देखिए एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा से समांतर, तब मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, तब मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये होता है कि जो अगला वाला पॉइंट है एक्स भी इस पूरी भुजा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इसलिए एक्स ए एफ का मध्य बिंदु है। किस प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ये दोनों हुआ एक्स, इसका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, यहां भी मध्य बिंदु है। तब आप दोनों त्रिभुजों में देखते हैं भाई ए डी एफ, देखिए इसमें डाल लेते हैं कोण नंबर 1, यहाँ डाल लिया 2 और यहाँ डाल लिया 3, और या फिर कहें कि केवल 1 और 2 रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं यहाँ पर। त्रिभुज कंप्लीट ले लेते हैं ए डी और एफ, त्रिभुज ए डी एफ, वाह त्रिभुज ये कंप्लीट लिया एक बार। तो अब एक ए ई एक्स इन दोनों में लेते हैं भाई। तो देखो उस टाइम मध्य बिंदु की कहा था, तब तो दोनों रेखाएं कौन सी की थी हमने, समांतर रेखाएं कर ली थी भाई, समांतर हमने रचना से कर ली। तब अब ऊपर वाले में देखें भाई कंप्लीट इस त्रिभुज में, तो कोण नंबर 1 और छोटे वाले में कौन सा हो जाएगा, कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। क्यों, ये दोनों कैसे संगत कोण, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो इनके ऊपर बनने वाले ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, संगत कोण। दूसरी बात, कोण ए देखिए छोटे त्रिभुज में भी और कोण ए बड़े त्रिभुज में, दोनों में आ रहा है। कोण ए बराबर कोण ए, ये कैसा आ जाएगा, उभयनिष्ठ, ये कैसा आ गया, उभयनिष्ठ। और यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग हो जाते हैं। कोण गुणधर्म नियम से त्रिभुज ए डी एफ समरूप हो जाएगा ए ई एक्स के, दोनों के दोनों समरूप हो जाएंगे भाई। ऊपर वाला और एक कंप्लीट त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। जब ये दोनों समरूप हो जाते हैं तो कोण तो बराबर आ ही गए, इनकी भुजाएं भी कैसी आ जाएंगी, संगत अनुपात में हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, कंप्लीट भुजा ए डी बड़े त्रिभुज में, तो छोटे की कौन सी आ जाएगी, ए डी बटे ए ई बराबर, अब पहले बड़े वाले के लिए तो बड़े वाले के लेंगे डी एफ, क्योंकि सभी भुजाएं कैसी हो जाएंगी इसकी, संगत अनुपात में। तो ये डी एफ इसके बटे में कौन सी आएगी, ई एक्स। यहां से हम हल करते हैं भाई इसको, ए डी। अच्छा ए डी कौन से मिलकर बनी है भाई, ए डी बनी है ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी से मिलकर बनी है। बटे में कौन सी दे रखी थी हमारी, ए ई बराबर डी एफ बटे ई एक्स, ये ले लिया। अच्छा ए ई और ई डी ये हमको पहले दे रखा है, ए ई और ई डी दोनों कैसी हैं, बराबर। तो ई डी को हटाएंगे और क्या रख देंगे उस जगह पे, ए ई प्लस ए ई बटे ए ई बराबर डी एफ बटे ई एक्स, और यहाँ लिख देंगे ए ई बराबर ई डी। ये क्या कर रखा हमको, दिया गया, पहले से ही दे रखा है ये तो मैं। तो अब ए ई और ए ई कितनी बार हो गया, 2 बार ए ई 2 बार ए ई बटे ए ई बराबर डी एफ बटे ई एक्स, ए ई से ए ई कैंसिल। अब 2 ए एक्स बराबर डी एफ, और समीकरण नंबर कर लेते हैं हम यहाँ पर पहला, समीकरण नंबर 1। त्रिभुज अब दूसरा बदल लेते हैं, बी सी और एक्स, यानी ये वाला त्रिभुज बी सी एक्स में, इसमें देखते हैं भाई। देखो डी पहले से मध्य बिंदु है, ये भुजा इसके समांतर है, जब समांतर है तो मध्य बिंदु पर मिलेगी। मध्य बिंदु पर में क्या कहती है, ये भुजा इसके समांतर भी और आधी भी है। तो अब इसमें देखते हैं भाई, यहां यानी कि डी बी सी का मध्य बिंदु दिया गया है, और बी एक्स समांतर है डी एफ के, ये किससे, हमारी रचना से, दोनों। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, इसमें देखते हैं भाई, दोनों के विलोम से देखते हैं।
तो ये भुजा डी एफ इसकी क्या हो जाएगी, आधी और समांतर, समांतर तो होएगी लेकिन आधी और करनी है। अच्छा मैं लिखूं बी एक्स और डी एफ, अब आधा कितने लगा दूं, इधर लगा दें भाई आधा डी एफ की तरफ, नहीं आधा लगाएंगे इधर, या फिर इसका कर देंगे कितना हम 2 गुना, क्यों, बी एक्स बराबर डी एफ। मैंने कहा है कि ये वाली भुजा इसकी क्या है, आधी है, इसकी आधी है, तो इसका मतलब माने 4 और इसका माने 2, तभी तो आधी हुई ना। डी एफ बी एक्स की, डी एफ बी एक्स की क्या है, आधी है। अब आधी सही है, लेकिन जब समीकरण का ये आ गया इक्वेशन का बराबर का, तो दोनों की दोनों क्या करनी पड़ेंगी, बराबर करनी पड़ेंगी। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तभी जाके तो इसके बराबर होगा, या फिर इसमें करते 1/2 इसका आधा, तब बराबर होता ना। तो इसीलिए हमने एक छोटी भुजा में क्या कर दिया, गुणा कर दिया भाई 2 डी एफ। अच्छा एक बात और बताओ मुझे कि बी एक्स, ये बी एक्स किस किस से मिलकर बनी है, एक तो बनी है किससे, बी ई प्लस ई एक्स बराबर 2, डी एफ का मान समीकरण 1 से लेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा 2 ई एक्स, यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से डी एफ का मान लेने पर, ले लिया भाई। तो बी ई प्लस ई एक्स इधर चला जाएगा, 2 और 2 कितने हो गए 4, ई एक्स इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई ई एक्स। तो यहाँ बी ई बराबर 4 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 3 ई एक्स। अच्छा यहाँ अगर सारा सारा इसके नीचे चले जाए तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ कितना आ गया ई एक्स, तो बी ई आ गया बी ई इसके नीचे, तो 3 आ गया इसके नीचे। ये चीज़ तो सिद्ध करनी है, बस लिख दीजिए इति सिद्धम, ई एक्स बटे बी ई 1/3, ई एक्स बटे बी ई और 1/3।